जब मेरी बेटी का जन्म हुआ था, मेरी बेटी का जन्म सर्जरी के जरिए हुआ था और इस कारण कुछ हफ्तों के लिए मैं अपने माता पिता के घर पर ही रहने लगी थी। मम्मी पापा का घर मेरे मायके से ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन यह वही घर था जहां मैं बड़ी हुई थी और माँ बाप के आशीर्वाद और प्यार के साथ अपने नवजात के साथ यहाँ रहना मुझे बहुत सुकून दे रहा था। उस दिन दोपहर का समय था, घर का माहौल शांत था और माँ तथा मेरी नन्ही बेटी गहरी नींद में सो रहे थे। मैं भी थोड़ी देर आराम करने की कोशिश कर रही थी, तभी बाहर से हल्की सी हलचल सुनाई दी। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर आवाजें तेज होने लगी। थोड़ी उत्सुकता में मैं खिड़की के पास जाकर झांकने लगी और सामने वर्मा अंकल और आंटी के घर में बाहर भीड़ जमा हो गई थी। श्रीमती वर्मा से हमारे पारिवारिक संबंध हमेशा से अच्छे रहे थे, तो स्वाभाविक रूप से मुझे चिंता हुई। थोड़ी देर के बाद मैंने अपने नवजात को सोता हुआ देखा और धीरे धीरे चलते हुए वर्मा अंकल के घर की ओर बढ़ी। जब मैं वहां पहुंची तो जो नज़ारा मैंने सामने देखा उससे ने मुझे अवाक कर दिया। एक 20-21 साल का लड़का दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसका चेहरा और शरीर चोटों से भरा हुआ था, जैसे उसकी अभी अभी पिटाई हुई हो। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, मौली मुझसे प्यार करती है, आप लोगों ने उसे कहीं छिपा दिया है। उस लड़के के हाथ में एक जहर की शीशी भी थी और वह धमकी दे रहा था कि अगर आप लोगों ने मुझे मौली से मिलने नहीं दिया तो मैं यहीं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगा। मैं पूरी तरह से स्तब्ध थी। स्थिति गंभीर थी और वहां मौजूद लोग भी सहमे हुए खड़े थे। वर्मा अंकल की हालत खराब थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मैंने फौरन अंकल से कहा, अंकल पुलिस को फोन कीजिए। वर्मा अंकल घबराए हुए बोले, पुलिस बुलाने से बहुत बदनामी होगी। मैंने सख्ती से कहा, अंकल जितनी बदनामी होनी थी हो चुकी है। अब अगर इस लड़के ने कुछ कर लिया तो हमें और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। मेरी बात सुनते ही अंकल को थोड़ी समझ आई, लेकिन इससे पहले कि वे पुलिस को फोन कर पाते, वह लड़का पुलिस का नाम सुनते ही वहां से भाग गया। उसके जाने के बाद वर्मा अंकल और आंटी ने राहत की सांस ली, लेकिन अब उनके बीच तनाव का माहौल और बढ़ गया था। जैसे ही लड़का भागा, अंकल का गुस्सा फूट पड़ा। वह पूनम आंटी पर चिल्लाते हुए बोले, मैंने कहा था ना कि मौली को ज्यादा पढ़ाने लिखाने की जरूरत नहीं है, उसकी शादी कर देते तो ये सब नहीं होता। बड़े भाई साहब का भी फोन आया था, वे कह रहे थे कि लड़के का बाप शादी के लिए तैयार है, अब भुगतो। यह सुनकर शशि आंटी का गुस्सा भी भड़क उठा। कौन कहता है वह लड़के का बाप जो मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला करेगा? मौली हमारी एकलौती बेटी है और इसकी शादी का फैसला हम करेंगे। मैं उस पागल लड़के से मौली की शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। अंकल और भी गुस्से में आकर बोले, तो फिर किसने कहा था लड़कों से दोस्ती करने के लिए, हंस हंस कर बात करने के लिए? अब भुगतो इसका परिणाम। अब तक तो मैं चुप थी, लेकिन अब मुझसे भी नहीं रहा गया। मैंने गुस्से में कहा, लड़की ने हंसकर बात कर ली तो वह फंस गई, दोस्ती कर ली तो वह बिगड़ गई। अब कर दो उसकी शादी, कर दो और बेच दो किसी और के घर, और बस मैटर क्लोज हो गया। चाहे वो जिए या मरे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? मेरी बात सुनकर अंकल थोड़ा सा सहम गए। उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा और शशि आंटी पानी लेने चली गई। इतने में मेरे मम्मी पापा भी वहां आ गए, अपने एक दोस्त के साथ जो पुलिस में थे। उन्हें भी यह बात अब पूरे मोहल्ले में फैल जाने की वजह से पता चल चुका था। पापा के दोस्त रजत अंकल जो पुलिस में थे, आते ही स्थिति को समझने लगे। उन्होंने सबसे पहले कहा, पहले मौली को बुलाइए, हमें उससे बात करनी है। वर्मा अंकल ने अनमने भाव से मौली को बुलाया। मौली बहुत डरी सहमी हुई थी, उसकी आंखों में साफ डर और चिंता दिखाई दे रही थी। रजत अंकल ने उसे बैठने को कहा और बोले, डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, जो भी बात है वह साफ साफ बताओ, तभी हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे। मौली ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह लड़का मेरे कॉलेज में पढ़ता है। शुरू में तो सिर्फ हाय हेलो होती थी, लेकिन फिर उसने किसी तरह मेरा नंबर पता कर लिया और मुझे
कॉल करने लगा। हमने थोड़ी बात की, लेकिन जब उसने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा तो मैंने साफ मना कर दिया। मैंने उससे कहा कि अभी मुझे आगे पढ़ाई पूरी करनी है और अपना करियर बनाना है। इसके बाद वह मेरे पीछे ही पड़ गया। वह मुझे बार बार फ़ोन करने लगा और कॉलेज से घर तक मेरा पीछा करने लगा। मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, लेकिन फिर उसने अलग अलग नंबरों से फ़ोन करना शुरू कर दिया। थक हार कर मैंने अपना सिम ही बदल दिया, लेकिन अब कुछ दिनों से मैं कॉलेज भी नहीं जा रही हूँ। इतना कहते कहते मौली का गला भर आया और वह रोने लगी। रजत अंकल ने उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनी और बोले, मौली, अगर तुमने पहले ही इस लड़के के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन तुम अकेली नहीं हो, यह समस्या अक्सर होती है। वर्मा अंकल और शशि आंटी थोड़े असहज हो गए थे, लेकिन रजत अंकल ने उन्हें समझाया, देखिए, आप लोग पुलिस को हमेशा डर के नजरिए से क्यों देखते हैं? पुलिस का काम आपकी मदद करना है, ना कि बदनामी करना। आप लोग पुलिस को एक दुश्मन की तरह देखते हैं, लेकिन अगर आप पहले ही पुलिस को सूचित कर देते तो यह लड़का इतनी हिम्मत नहीं कर पाता। रजत अंकल ने उस लड़के के पिता को भी बुलवा लिया था। जब वे पहुंचे तो रजत अंकल ने उन्हें सख्त लहजे में कहा, अगर आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है तो उसका इलाज कराइए, और अगर वह जानबूझकर मौलिक को परेशान कर रहा है तो उससे समझाइए, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। आज मैं आपको एक दोस्त की तरह समझा रहा हूँ, लेकिन अगर उसने अपनी हरकतें नहीं की तो कल मैं वर्दी में आऊँगा और तब आपको मेरा दूसरा रूप देखना पड़ेगा। यह कहने के बाद रजत अंकल ने एक और गंभीर बात कही, आपका बेटा आज जो कर रहा है ना, उसके लिए कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं। बचपन से उसकी हर जायज नाजायज मांग पूरी करने की वजह से आज वो आपसे भी नाजायज मांग कर रहा है। आपकी बेटी कोई खिलौना नहीं है जिसे आप अपने बेटे की जिद में सौंप दें। और माँ, अंकल और आंटी को यह बात समझ में आ गई थी कि पुलिस से डरने की बजाय उसकी मदद लेनी चाहिए। उन्होंने इस घटना से सबक लिया और मौली को सुरक्षा देने के लिए उचित कदम का फैसला किया।